हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास को हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक से शुरुआत करेंगे आपका, जो कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में और शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 6 to 8 के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन, जिसमें कि सामाजिक अध्ययन से जो प्रश्न रहते हैं, आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने के साथ हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो हमारा कंटेंट है उसको हम लोग क्या क्या किस तरह से पढ़ने वाले हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो डिस्कस करने के लिए पॉइंट है वो क्या है, देश का नाम, और दूसरा है पांडुलिपि, तीसरा है अभिलेख, चौथा पुरातत्वविद, आरंभिक भारत, और उसके बाद पुरापाषाण, उसके बाद मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, और अगली स्लाइड में देखेंगे खेती और पशुपालन, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद कच्चे माल की खोज और सभ्यता के अंत का रहस्य, और फ्रेंस, उसके बाद ऋग्वेद, उसके बाद महापाषाण, जनपद, महाजनपद, कृषि परिवर्तन, और साथ में मगध को। आज हम लोग इतने सारे टॉपिक को एक ही वीडियो के अंतर्गत में जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो वीडियो साथ बने रहिए हमारे साथ और अंत तक बने रहिए, और जो है इन सारों को एक साथ एक ही अंदर में बहुत ही आसान तरीके से जो है सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर आपके सामने आ रहा है, देश का नाम। तो भाई आपको हम बता देते हैं कि जो देश का नाम होता है ना, देश का नाम जो है अपना क्या है, भारत है। लेकिन ये भारत नाम जो स्टार्ट कहां से हुआ था, सवाल ये उठता है। तो स्टार्ट कहां से हुआ था, तो देश का जो नाम है वो कहां से हुआ, तो इंडिया। इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है उत्पत्ति सिंधु से हुई। किससे हुई, सिंधु से हुई, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंधु कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले की बात है कि ईरानियों और यूनानियों, है ना, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा जो है उत्तर पश्चिम में सिंधु को हडोस, क्या, हदोस और या इंडोस के नाम से बुलाते थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इस नदी के पूर्व में जो है भूमि क्षेत्र भारत के रूप में आया था, है ना, भारत के रूप में कुछ क्षेत्र आया था, और भारत नाम का उत्तर पश्चिम के सिंधु के जो लोग थे उनको जो है क्या बोलते थे, भारत नाम से बुलाते थे। तो एक समूह के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, और इस समूह के उल्लेख में, है ना, संस्कृत की प्रारंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। इसका जो उत्थान है वो किसमें है, ऋग्वेद में भी जो है कहाँ मिलता है, मिलता है। और अतीत की जानकारी हम देखते हैं, अब क्या देखेंगे, अतीत की जानकारी। तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, वो देखिए। हम अतीत के बारे में कई तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को खोजना और पढ़ना है, क्योंकि ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पांडुलिपियां कहते हैं। मतलब पुराने जमाने में जो पुस्तक को अपने हाथों से लिखते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे। ठीक है, अगला स्लाइड देखेंगे, पांडुलिपि क्या है। मैंने इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में क्या, मैन्युस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये पांडुलिपि क्या होता है उसको देखेंगे। कहता है कि ये पांडुलिपि में प्रायः जो है तारपत्र, मतलब तारपत्र बोलने का मतलब क्या, पाम लीफ, बराबर तार का पेड़ होता है ना, उसका जो सीक बोलते हैं हम लोग ना, पत्र से, उससे लिखता था, सियाही डुबा डुबा के लिखा जाता था। मोर का पंख भी इस्तेमाल करता था, लेकिन वो उस टाइम में नहीं था। तो कह रहा है कि उगने वाला जो भुर्ज नामक छाल में विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र पर लिखा हुआ मिलता था। ठीक है, और ये पांडुलिपियां जो है मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी, और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों को, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती थी। मतलब पांडुलिपियों में जो है क्या मिलता था, तो विज्ञान और जो है चिकित्सा के क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार की जो है चीजों का इसमें जो है अध्ययन करने के लिए हमको मिलता था। चलिए अगला स्लाइड लेते हैं हम। अगला स्लाइड है, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो इसमें जो प्राकृतिक भाषा का जो प्रयोग था वो कौन करता था, वहां के जो है आम लोग करते थे। ठीक है, देखिए आगे पॉइंट क्या है, कह रहा है क्या कि जो है भारत का इतिहास के अगला पॉइंट है अभिलेख। क्या है, अभिलेख। इसके अंतर्गत में हम लोग क्या देखेंगे, तो अभिलेख जो होता है ना, एक सेकंड जरा सा, हाँ ठीक है, अभिलेख क्या होता है, तो अभिलेख को देखेंगे थोड़ा सा। कह रहा है क्या कि ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर खुदे हुए पाए जाते थे, है ना। कभी कभी शासक था या अन्य लोग जो है अपने आदर्शों को इस प्रकार उत्कीर्ण करवाते थे कि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके, उनका पालन कर सके। देखिए ये चीज जो है ना, ये पहले के टाइम में, जब वो पहले के टाइम में राजा महाराजा लोग रहते थे, तो उस टाइम में जो है कि इसका बनाते थे क्या हम लोग, शिलालेख बोलते थे उसको। वो क्या करता था, पत्थर पे जो है ना, पत्थर पे मतलब कि खुदवा खुदवा के जो है उस पे नाम लिखवा देता था,
ताकि जो है उसका कोई अनुपालन कर सके कि हाँ यहाँ पे जो है इन शासकों का राज हुआ था, यहाँ पे इतने लोग शहीद हुए थे, या फिर बहुत चीज इसके अलावा अन्य चीजों को। तो जो पॉइंट बन के आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है कि जो अभिलेख होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो अभिलेख हम उसको बोलते हैं जिसमें कि पत्थरों के द्वारा, है ना, पत्थरों में खोद खोद कर, है ना, उसको जो है एक उनको एक अपना आकार देता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, अभिलेख बोलते थे। अभिलेखों में शासक युद्धों में अर्जित विषयों का अभिलेख करते थे, और साथ में पुरातत्वविद को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? पुरातत्वविद। देखिए पुरातत्वविद क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये होता क्या है हम आपको थोड़ा सा बता दें इसके बारे में कि आर्कियोलॉजिस्ट जो थे ना, मतलब वो क्या करते थे, खोज करते थे। मतलब जैसे कि मूर्ति हो गया पुराना पुराना, या उसके अलावा आपका जो है पत्थर हो गया, कोई चीज पुराना पत्थर, पुराना महल हो गया, इमारतें हो गया, चित्र हो गया, तस्वीरें हो गया, मूर्तियां हो गया, इन सब चीजों को जो है उनका ऑब्जर्वेशन करने को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और जो इसका करते थे उसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और इसको हिंदी में बोलते हैं पुरातत्वविद। तो आगे देखते हैं, जो व्यक्ति वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतें, चित्रों और मूर्तियों के अवशेषों को अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, गहनों और सिक्कों की खोज और खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविदों को जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां भी मिलती है। इससे उन्हें यह जानने में मिलती है कि आम लोगों जो है वो क्या खाते थे, है ना। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। तो देखिए, तो उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, जो व्यक्ति है ना वस्तुओं का अध्ययन करते थे उसे क्या कहते थे हम लोग, पुरातत्वविद कहते हैं। और हथियारों, बर्तनों, गहनों और सिक्कों की खोज की खुदाई भी करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते थे, पुरातत्वविद बोलते थे। पुरातत्वविदों को जानवरों, पक्षियों और मछलियों की हड्डियां मिली, और जिससे चलता पता है कि पहले के जो लोग जो है वो खाने में क्या खाते थे। अगले स्लाइड को देखेंगे। कह रहा है कि भारत का जो है आरंभिक मानव की शुरुआत कैसे हुई। आरंभिक मानव बोलने का मतलब है कि प्रारंभ में जो है मानव जो है धरती पे कैसे आया, और वो जो है कैसे कैसे चीजों को अध्ययन करना स्टार्ट किया था। तो इसमें जो है कह रहा है जब 2 लाख साल पहले की बात है, उपमहाद्वीपों में रहते थे। और आज हम जिसे जो है शिकारी संग्रहकर्ता, क्या बोलते हैं, शिकारी संग्रहकर्ता, हंटर गैदरिस्ट बोलते हैं के नाम से जाना जाता है। और भोजन व्यवस्था करने की विधि के आधार पर इन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर ये अपने खेतों के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। देखिएगा ध्यान से, अभी ध्यान सुनिएगा। तो पहले का जो लोग था वो क्या करता था, खाने के लिए जो है आमतौर पे जानवर का, जंगली जानवर का शिकार करते थे, ठीक है। और मछलियों और चिड़िया पकाते थे और मजे से खाते थे, ठीक है। फल फूल हो गया, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा करके उसको खाते थे। आगे जो लिखा हुआ है कह रहा है क्या कि मनुष्यों को खाने योग्य जड़ें, है ना, जड़ों को खोदने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था, और कपड़ों की सिलाई के लिए जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। तो कपड़े की सिलाई में किसका इस्तेमाल करेंगे, जानवरों की खाल का, और जो है साथ में पत्थरों के औजारों को इस्तेमाल करते थे कपड़ों की सिलाई करने के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। कहता है कि लोग गुफाओं में रहते थे। अब देखो भाई, गुफा में नहीं रहेगा तो हमारे ऐसा महल में रहेगा। एक्चुअली हम तो महल में रहते नहीं है, लेकिन जो लोग महल में रहते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। क्या तुम्हारे तरह लोग महल में रहता था उस टाइम में? नहीं, क्योंकि उस टाइम में जो इतना विकास नहीं हुआ था, डेवलप नहीं था। और जो लोग गुफाओं में रहते थे उनके लिए वही महल था। और अभी के समय में जो है लोगों को कितना भी मिल जाए संतुष्टि होता ही नहीं है, कि जहां रह रहे हो भाई तुम सही रह लो, है ना, नहीं लगे हैं घर बनाने में, लगे हैं करने में। आगे देखो, कह रहा क्या, लोग गुफाओं में रहते थे, वहां उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं जो है क्या होती थी, बहुत ही नर्मदा घाटी के पास में होती थी, ठीक है। आगे देखो, स्थल वे स्थान होते हैं जहां औजारे, स्थल वे स्थान होते हैं जहां औजार, बर्तनों और भवनों जैसी वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, कह रहा पुरा पाषाण। पुरा पाषाण क्या है, पुरा पाषाण, इसको हम लोग बोलते हैं पैलियोस्थितिक। क्या बोलते हैं, पैलियोथिक। कह रहे कि पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले की बात है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। और यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पुरा का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और जो है पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण का मतलब हो गया पत्थर से बना हुआ। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है, आरंभिक, दूसरा मध्य, और तीसरा जो है उत्तर पुरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% काल के दौरान घटना घटी थी। 99%, कितना, 99%। देखो स्लाइड, कह रहे हैं मध्य पाषाण युग। कौन सा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग कौन सा है, तो मध्य पाषाण युग, इसको हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। क्या बोलते हैं, मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। देखो, जिस काल में हमें पर्यावरण मिलते हैं,
है ना, पर्यावरण का परिवर्तन, जैसे कि मान लो कि पेड़ ज्यादा लग गया या फिर इसके अतिरिक्त मान लो कुछ और हो गया, है ना, ये सब चीजें जो कहाँ मिलता है हमरा, ये सब चीजें मिलता है किसमें, ये सब मिलता है हमको मध्य पाषाण, मतलब अर्थात मध्य पाषाण युग को कहा जाता है। और इसका समय लगभग जो है 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और इस काल के पत्थर के औजार सामान्यतः जो है बहुत छोटे छोटे होते थे और जिन्हें जो है हम लोग माइक्रोलिथिस बोलते थे। क्या बोलते थे, माइक्रोलिथिस बोलते थे। छोटे छोटे पत्थर को हम लोग क्या बोलते थे, माइक्रोलिथिस। और यानी छोटे पत्थर अक्सर ये औजारों में हसिया और आरी जैसे उपकरण हड्डियों या लकड़ियों के हत्थों के साथ पाए जाते थे और पूरा पाषाण युग के औजार भी इसी काल में बनाए जाते थे। मतलब क्या था ना कि छोटा छोटा पत्थर को जो है गोते गोते हसिया, मतलब किसी को काटने का इस्तेमाल करते थे और साथ में जो है आरी, हम लोग काटने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे देखो, नव पाषाण युग जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक। अगला युग लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। कब साल, 10,000 साल पहले ये युग शुरू हुआ था और इसे क्या कहते हैं हम लोग, नव पाषाण युग कहा जाता है। इसके अंदर में क्या हुआ था, तो पालतू बनाया जाता था। किसको भाई, देखो यहां देखना ध्यान से, इसमें क्या हुआ था, जंगली जानवरों को, जैसे कुत्तों को, है ना, जंगली का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, ध्यान देना, भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के करीब आने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, पहले के टाइम में जो लोग थे वो जो है खाना तो भाई खाता ही था, लेकिन जो है पहले शिकार करते थे, किसके, जंगली जानवरों को। और जब उनको लगा शिकार करते करते क्या कि अब जानवरों को जो है, कुछ जानवर थे जिनसे उसको खतरा महसूस नहीं होता था, तो उसको क्या किया वो लोग, धीरे धीरे जो है पालतू बनाना मतलब शुरू कर दी। मतलब अब देखो यहाँ पे जिक्र नहीं है, किसका जिक्र है, तो भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है, लेकिन शेर नहीं है, है ना। शेर को वो लोग पालतू नहीं बनाए क्योंकि उन्हें पता था कि शेर जो हमको क्या करेगा, नुकसान पहुंचा सकता है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध स्थल में से एक तुर्की में चटाल युग के, नवपाषाण जो है एक चटाल युग के बहुत सी वस्तुएं दूर दूर से यहाँ लाई जाती थी। मतलब बहुत से वस्तु को जो है दूर दूर से यहाँ लाते थे और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर और लाल सागर से कोरिया और भूमध सागर से गोले लाया गया। किसे लाया, गोले। आगे देखो, अगला पॉइंट क्या है, कह रहा है खेती और पशुपालन, फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो खेती सबको पता है भाई कि किसी अनाज को लगाना, काटना और उसके जो है फसल तैयार करना, उसको हम लोग फार्मिंग बोलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाना, जानवरों की देखभाल करना, बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया क्या, फार्मिंग, है ना। बुर्ज होम जो कहाँ है, कश्मीर में, कहाँ है, कश्मीर। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ, बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। हम लोग क्या बोलते थे, गर्तवा। क्या बोलते थे, गर्तवा। और इसमें उतरने के लिए क्या था, सीढ़ी था। भाई देखो सीढ़ी ना रहेगा तो गड्ढा में ऊपर कूद जाने से दोनों तो मर ही जाएगा ना जी भाई, रोज कितना कूदेगा बार बार, तो सीढ़ी जरूरी है। और इसमें जो है ठंड से मौसम में जो है सुरक्षा मिलती। देखो गड्ढा के अंदर जितना अंदर जाओगे उतना क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा। हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं, वी आर साइंस स्टूडेंट, हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि जो है जितना गड्ढे के नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना गड्ढे के नीचे रहोगे ठंड उतना कम लगेगा। ठीक है, तुम लोग भी गड्ढे में रहो, घर द्वार को छोड़ो और कहाँ रहो, गड्ढे में, गड्ढा खोद लो, उसमें रह लो, सीढ़ी बना लो, गर्तवा में रहो, बुर्ज होम कहाँ, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलो। फ्रांस में गुफाओं में की गई चित्रकारी का प्रयोग होने लगा और रंगों को लोह अयस्क के चारकोल जैसे खनिज पदार्थों में पाए जाने लगा। ठीक है, आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता। क्या है, हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो है महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। हड़प्पा सभ्यता का जो शहर है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांतों में, जैसे भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब प्रांत में पाए गए हैं। इन स्थलों में प्रत्येक में पुरातत्वविदों को अनूठी वस्तुएं मिली। कैसा वस्तु मिला है, अनूठी वस्तुएं मिले हैं। जैसे काली आकृतियों के साथ लाल मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के औजार और लंबे पत्थर का ब्लेड। इसके ऊंचे हिस्से को पुरातत्वविद नगर दुर्ग के नीचे के हिस्से को निकला नगर कहते थे और दोनों भागों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनी थी। कौन बना था, दोनों भागे 4 दीवारी पक्की के ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब का निर्माण किया गया था जिसे पुरातत्वविदों को क्या बोलते थे, महास्नान घर कहा। और कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य शहरों में अग्निकुंड पाए गए जहां शायद बलि दी जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ शहरों में बड़े अन्न भंडार पाए गए और मोहनगढ़ में 7,000 साल पहले कपास की
खेती होती थी। वो कहाँ? कपास की खेती मेहरगढ़ जिला में होती थी, है ना। आगे देखो, शहरों में जो है शुरुआत करीब, शहरों की शुरुआत लगभग 4700 साल पहले शुरू हो गई थी। मतलब शहर बसना स्टार्ट, शहर में समझो क्या होता है? बड़े बड़े मकान, बिल्डिंग जो थोड़ा विकसित हो उसको हम लोग शहर बोलते हैं। लगभग 2500 साल पहले जो है क्या हुआ? अच्छा, हड़प्पा कालीन नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 2900 साल पूर्व हुई और लगभग 2500 साल पहले अन्य शहरों का विकास होता। ठीक है, आगे देखो, कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल भाई क्या होता है? हम समझते हैं कच्चा माल का मतलब होता है जिन चीजों से जो है हम कुछ नई चीजों का बना सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम जो है सीमेंट का कच्चा माल कहाँ से आता है? जैसे राख हो गया, राख से सीमेंट बनता है। इस तरह से कच्चा माल का मतलब होता है जिससे कि जो है हम कुछ नई चीजों को बना सकते हैं। तो हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात संभव आज के राजस्थान में करते थे और यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का निर्यात किया जाए। कहाँ से? ओमान से। और कांसा के लिए तांबा, है ना, कांसा सॉरी ब्रॉन्ज के लिए तांबा के कॉपर के साथ मिलाए जाने धातु थी टीन। मतलब टीन और तांबा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बोरोन बनेगा। क्या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीसियस स्टोन के आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाने लगा था। अगला पॉइंट है सभ्यता के अंत का रहस्य। मतलब सभ्यता जो है ये पूरे समाप्त कैसे हो गया, उसमें किन किन चीजों को देखा हमने और क्या क्या हमको मिला। तो कुछ विद्वान कहते हैं, विद्वान तो बहुत था, अब उसमें से कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा भाई, कि नदियां सूख चुकी थी। तो ये विद्वान ने कहा है, ये सत्यवत हो सकता है और नहीं सकता, क्योंकि हम इसको सिर्फ मान सकते हैं, ना इनको कोई देखा है। जो लिखा हुआ है भाई उनको हम लोग पढ़ते हैं। इतिहास का मतलब ही वही होता है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, बाकी जो हुआ उस पर अमल नहीं करना है कि ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, उस पर हमको विचार ही नहीं करना है। बस जो हुआ है सो हुआ है, बात खत्म है। जो होले से होले, हम विचार कुछ नहीं करेंगे। दूसरों का कहना है कि जंगल नष्ट हो गए, इसका कारण यह होता है कि ईंटों को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े झुंड ने चारागाह के घास के मैदानों को नष्ट कर दिया होगा और कुछ इलाकों में पानी भर गया। क्या भर गया? पानी। और लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, है ना। सभी नगरों का अंत कैसे हुआ ये पता नहीं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर जो है सभी इलाकों में होगी, ये बात तय है। अगला स्लाइड है फ्रेवेंस। फ्रेंस क्या होता है? तो फ्रेंस पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन फ्रियोन कृत्रिम रूप से पाए जाता है और गोंद के साथ रेत या क्वार्ज पत्थर के पाउडर को मिलाकर लेख बनाए जाते थे। इसके बाद इन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई गई और इस चिकनी परत का रंग आमतौर पर कैसा होने लगा? नीला समुद्री हरा होता था, है ना। नीला हल्का समुद्री हरा होता था। किसका? तो फ्रेंस की बात कर रहे हैं हम। अब ऋग्वेद की बात करेंगे तो ऋग्वेद में क्या देखा गया है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना जो है कौन किया? कंपोजिशन लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम लोग सक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्त। और सुक्त का अर्थ क्या होता है? तो सुक्त का अर्थ होता है अच्छा बोलने वाला। और ऋग्वेद की भाषा को प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। ऋग्वेद की भाषा को क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद का पाठ किया जाता था और सुना जाता था ना, इसको पढ़ा नहीं जाता था। ऋग्वेद को हम लोग पढ़ते नहीं थे और इसकी रचना जो है सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसको 200 साल पहले ये छपा, है ना। बहुत मुश्किल से लिखाया और 200 साल बाद ये क्या हुआ? छपा था। ठीक है, आगे आप स्लाइड लेंगे। देखो महापाषाण, तो महापाषाण दिखता कैसा है? इस टाइप से महापाषाण दिखता था। ठीक है, देख लो इसको ध्यान से। अगला है शिलाखंड। महापाषाण, इसको महा मतलब होता है बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, नाम से जाना जाता था। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े कालीनों से लगाए जाते थे और महापाषाण कब्रें बनाई जाती थी कि प्रथाएं लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई और यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और लगभग कश्मीर में प्रचलित थी। आगे देखेंगे जनपद क्या होता है। देखो जनपद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनपद का शाब्दिक अर्थ जो है ज्ञान के बसने की जगह होता है। ठीक है, और पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। ये चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों आदि फसलों को उगाते थे। ठीक है, यह इन पुराण स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? तो लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन महाजनपदों के नाम से जाने लगे। क्या जाने लगे? जो कुछ पद, जनपद जो है कुछ महत्वपूर्ण हो गया, विख्यात हो गया, विकसित हो गया, उसको हम लोग क्या बोलने लगे? महाजनपद। ठीक है, महाजनपद के अंदर में क्या देखा गया है कि
अर्थात इनके चारों ओर लकड़ियां, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। इसलिए महाजनपद के राजा समय समय पर लोगों द्वारा लगाए गए उपहारों पर निर्भर रहने के बजाय नियमित रूप से कर वसूलने लगे और फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे और सामान्यतः उपज का 1/6 भाग है ना कर के रूप में नियत करता था। कितना? 1/6 भाग जो है वो ले लेते थे एज ए टैक्स, है ना, जिसे हम लोग भाग कह देते थे। अगला पॉइंट क्या है? कृषि में परिवर्तन। तो कृषि में परिवर्तन किस प्रकार से हुआ था? पुराने जमाने में हम देखते हैं उसको। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। तो दो बड़ा परिवर्तन क्या क्या था? पहला, हल से जो है, मतलब जैसे कि पहले था लकड़ियों से जो है खेत की जुताई करते थे। अब उसके बाद क्या आ गया? लोहा आ गया। तो लोहे के फाल बना के उसका उपाय करने लगा और कठोर जमीन को लकड़ी के फल के बजाय जो है आसानी से जोता जा सकता था, मतलब लोहा से। लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान को तैयार करना रोपण शुरू किया। ठीक है, अगला स्लाइड लेंगे हम लोग। मगध। मगध क्या था? तो मगध देखो, मगध में गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन जैसी नदियां बहती है जो कि बिहार में है। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु थे, सबसे शक्तिशाली अजात और बिंबिसार। बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर कई वर्षों तक मगध की राजधानी बना और बाद में पाटलिपुत्रा की राजधानी को बनाया गया। मगध एक शक्तिशाली राजा बन गया। इसके निकट की वज्जी का राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ एक भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसे हम लोग गण या संघ कहा जाता है, और बुद्ध और महावीर दोनों गण या संघ के ही हिस्सा थे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग क्या किए कि भारत के इतिहास के टॉपिक को हम लोग डिस्कस किए और इसमें हम लोग देखे कि महाजनपद और मगध, इन सब चीजों को देखे और इनमें समझ में बहुत चीजें आया। अब ये जो है मेन तौर पे बेसिक है भारत के इतिहास पे, इनको जाना जरूरी होता है। धीरे धीरे टॉपिक और जो है इंटरेस्टिंग होती जाएगी। अब इसके बाद हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फिर हम लोग बहुत चीजों को ध्यान से देखते हुए पढ़ेंगे। तो आज जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस चीजों को और हम लोग आगे देखेंगे क्या अगले चैप्टर पार्ट 2 के अंदर में। चलिए, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपके जुड़ने से जो है हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। क्योंकि जो है देखिए, एक इंसान कोई गलती करता है तो उसको 100 लोग बोलता है कि हाँ आपने यहाँ गलती की, आपने यहाँ गलती की, आपने यहाँ गलती की, और जब इंसान सही करता है तो उसे कोई नहीं बोलता है। तो अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखिए और अगर जो कहीं पे भी आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए हमको। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।